हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज श्वेता सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय श्वेता सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द क्लास 10 चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या, इस वाली वीडियो में हम पहले तो कंप्लीट चैप्टर की समरी देखेंगे, उसके साथ साथ ही इस चैप्टर में स्पीच दी हुई है जो नेल्सन मंडेला के द्वारा दी गई थी, वो स्पीच को हम डिटेल में समझेंगे। तो जब भी आप ये बुक ओपन करोगे तो ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा-सा लॉन्ग लगेगा, थोड़ा-सा लॉन्ग है ये चैप्टर, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप समरी एक बार अच्छे से समझ लोगे, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएँगी। तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, उसके साथ-साथ भी जब समरी आपको समझ में आ जाएगी, तो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से आपको लर्न हो जाएँगे और दिमाग से वो स्किप भी नहीं होंगे। तो नेल्सन मंडेला थे कौन और हम इनके बारे में बात कर क्यों रहे हैं? तो नेल्सन मंडेला ही वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि इस चैप्टर में उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और वो जो प्रेसिडेंट बने उस जो स्ट्रगल था उनका उस पूरा, वो स्ट्रगल को इसमें दिखाया गया है। उसके साथ-साथ ही जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो दैट टाइम पे साउथ अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका में लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो रेस के बेसिस पे लोगों लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उस सिस्टम को वहाँ पे क्या बोलते थे, उस सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड। तो अपार्थाइड होता क्या है कि अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे लोगों को बाँटा जाता है किसके बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे। जैसे कि लोगों को उनकी स्किन टोन के बेसिस पे बाँटा जाता है, लोगों को उनके पहनावे के वजह से बाँटा जाता है अलग-अलग, या फिर उनके बोलचाल के वजह से। तो ये क्या कहलाता है, ये सिस्टम हमारा होता है अपार्थाइड। तो ये जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये क्या है, ये उनकी बायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके बारे में उन्होंने बताया है। फ्रीडम स्ट्रगल किस चीज़ को लेकर था, ये हम इस समरी में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी। तो जिस दिन वो उन्हें फ्रीडम मिली और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो उस दिन उनके इनॉग्रेशन डे पे, जैसे हमारे यहाँ पे शपथ समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह, तो उनका भी इनॉग्रेशन डे था। तो उन्होंने स्पीच दी। सबसे पहले तो हम उस स्पीच को समझेंगे, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या-क्या बातें कहीं, और उसके साथ-साथ ही चैप्टर में और भी इम्पोर्टेंट लाइन हैं जो उनके द्वारा बोली गई, तो वो भी हम पूरा चैप्टर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया, योर मैजेस्टीज, योर हाइनेसेस, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स। तो इन वर्ड्स के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वो बोलते हैं, टुडे all of us do by our presence here and by our celebrations in other part of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty। तो वो क्या बोलते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने इस न्यूबॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। न्यूबॉर्न लिबर्टी क्या थी? न्यूबॉर्न लिबर्टी थी कि जो भी उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था उधर साउथ अफ्रीका में, किस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था कि जो उधर वाइट पीपल थे, उस टाइम पे वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी साउथ अफ्रीका में। तो ब्लैक पीपल को उधर पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था बहुत ज़्यादा। उनको वहाँ पे बेसिक राइट भी थे नहीं थे अपने, उसके साथ-साथ भी जितने भी डिस्कशन होते थे, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, उनमें ब्लैक पीपल को शामिल नहीं किया जाता था। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको दबाया जाता था। अगर कोई भी ब्लैक पीपल इस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होता था, तो वो क्या करते थे, वो उसको पनिश करते थे, उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थीं। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला खड़े हुए, और वो अकेले नहीं थे इस लड़ाई में उनके साथ और भी बहुत सारे उनके फ्रेंड थे, उनके साथी थे और बहुत सारे लोग थे, जिनका नाम भी आप इस चैप्टर में देखोगे। तो आगे वो क्या बोलते हैं, तो इसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें उन्होंने बोला कि आज हम इस न्यूबॉर्न लिबर्टी को, ये जो आज़ादी है, किससे कि हम उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ चुके हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था वो अब खत्म हो चुका है, जो एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो आज खत्म हो चुका है।
मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कि वो बोलते हैं कि अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे सब लोग एक जैसे होंगे, सबको इक्वल राइट्स होंगे, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सबके लिए सारी चीज़ें इक्वल होंगी। तो अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पे हम सब लोग गर्व कर सकेंगे, हम सब लोग प्राउड कर सकेंगे। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी गेस्ट का। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी विदेशी मेहमानों का जो आज यहाँ पर आए, क्योंकि क्या था कि जब डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, तो और जो देश थे उन्होंने क्या था कि साउथ अफ्रीका से उन्होंने थोड़ा किनारा कर लिया था, वो लोग दूर रहते थे इस चीज़ के अगेंस्ट वो लोग। तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुका था, अब वहाँ पे जब प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, तो उन नेल्सन मंडेला को कंग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे विदेशी मेहमान वहाँ पे आए, बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग वहाँ आए उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी विदेशी मेहमानों का जो आज इस चीज़ के दर्शक बने हैं, इस चीज़ में हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये जो विक्ट्री है, कॉमन विक्ट्री है, किस चीज़ की? विक्ट्री ऑफ जस्टिस की और पीस की विक्ट्री है, और किसकी? ह्यूमन डिग्निटी की। तो वो धन्यवाद करते हैं उस चीज़ के लिए विदेशी मेहमानों का। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वो बोलते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अदर। कि अब कभी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लैंड पे, सुंदर धरती पे, कहाँ की ब्यूटीफुल लैंड? साउथ अफ्रीका की। कि अब साउथ अफ्रीका में अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान द्वारा ओप्रेस किया जा रहा है, किसी भी इंसान को किसी दूसरे द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑफ। ये जो सन है, ये जो सूरज है, किस चीज़ का सूरज है? वो कभी किस चीज़ का सूरज है? वो है न्यूबॉर्न लिबर्टी का सूरज है। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। कि ये जो सूरज है, किस चीज़ का सूरज? ये जो सूरज है हमारी न्यूबॉर्न लिबर्टी का। कि ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ अब तक होती आ रही थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। सब लोगों के लिए इक्वल राइट्स होंगे, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सारी चीज़ें इक्वल होंगी। तो अब ये जो सूरज है, ये आज़ादी का जो सूरज है, ये कभी भी अब अस्त नहीं होगा, हमेशा ही ऐसा चमकता रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो वो ये वर्ड बोलने के साथ अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हमारी दी हुई हैं, तो हम देखते हैं वो क्या हैं। वो हैं कि एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। वो बोलते हैं कि हर एक इंसान की दो जिम्मेदारी होती हैं। वो दो जिम्मेदारी कौन सी होती हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, वो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के लिए। टू हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। कि पहली जिम्मेदारी तो होती है अपने परिवार के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पब्लिक, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेदारी किस चीज़ के लिए होती है? दूसरी जिम्मेदारी होती है उसके अपने कम्युनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तो उन्होंने बेसिकली कितनी जिम्मेदारी बताई है किसी भी इंसान की? 2 जिम्मेदारी बताई हैं। पहली जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति होती है, दूसरी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति होती है। आगे वो बोलते हैं in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कि एक सिविल सोसाइटी में किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान होता है अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों का अच्छे से निभा पाना, और वो इन दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव ही होता है फॉर ए मैन ऑफ बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। तो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं थे, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो जहाँ पर उन लोगों को सुना नहीं जाता था, तो ऐसी कंट्री में बहुत मुश्किल है कि कोई भी इंसान अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर पाए। तो उन्होंने 2 जिम्मेदारियाँ बताई हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन थी कि जिस वजह से कोई भी आम इंसान अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता था।
नेक्स्ट वो बात करते हैं अपने नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका, कि द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द, कि वो जो दिन था वो याद दिलाता है मुझे कि जिस टाइम वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। वो बोलते हैं कि वो दिन मेरे को याद आता है कि उस दिन, जिस दिन इनॉग्रेशन डे था, तो उस दिन क्या था, उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे। वो कौन-कौन से थे? विज़न ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी सिक्लेल अफ्रीका, कि जो व्हाइट्स के द्वारा कौन-सा गाया गया था? व्हाइट्स के द्वारा गाया गया था नकोसी सिक्लेल अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग द डाई स्टेम, और ब्लैक पीपल के द्वारा गाया था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, they once had a very low opinion of soon knew the words by heart, कि वो बोलते हैं कि उस टाइम पे हालांकि ऐसा था कि दोनों ही लोगों को, दोनों ही ग्रुप्स को, जो ब्लैक और वाइट पीपल्स का जो ग्रुप था, कि उनको दोनों को ही एक दूसरे के जो नेशनल एंथम है उनकी लाइंस नहीं आती थी, उनके लिरिक्स नहीं आते थे। लेकिन जल्दी ही ऐसा दिन आएगा कि ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के नेशनल एंथम को, इन दोनों ही नेशनल एंथम को दिल से अपनाएंगे और दिल से सारी चीज़ों को वो अपना लेंगे। ठीक है, तो नेशनल एंथम के बारे में क्या है कि देखो, यहाँ पे व्हाइट्स का नेशनल एंथम बताया गया है और ब्लैक्स का नेशनल एंथम भी बताया गया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्ज़ाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दें कि वो नेशनल एंथम का नाम पूछ ले, तो थोड़ा-सा ध्यान देना और नेशनल एंथम के जो नाम है ये आप याद कर लेना। उसके साथ-साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि जो नेल्सन मंडेला हैं इनकी एक बेटी भी थी, तो उनका नाम भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप देख लें। तो उनकी बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम था ज़ैनानी मंडेला, तो ज़ैनानी उनकी बेटी का नाम था, तो ये भी आप याद रखना। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, उनको कुछ हिस्ट्री याद आती है तो वो उसके बारे में बताते हैं। ही टॉक्ड अबाउट हिज हिस्ट्री ऑफ दिस सिस्टम, कि वो जो ये सिस्टम था, कौन सा सिस्टम, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जो सिस्टम था अपार्थाइड का। अपार्थाइड मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, कि जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है किसके बेसिस पे? ऑन देयर रेसेस, बेसिस ऑन देयर रेसेस, की जैसे कि किसी किन्हीं लोगों की स्किन टोन के हिसाब से। तो उधर क्या था, साउथ अफ्रीका में लोगों को स्किन टोन के हिसाब से उधर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो वो सिस्टम के बारे में बताते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये शुरू हुआ था, तो द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि ये जो 20वीं शताब्दी का ये जो दशक था उसके स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ था 1909 में। द एग्लो बोयर वार, ये जो क्या है, ये युद्ध है एग्लो बोयर वार। व्हेन द रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम वाज फॉर्म्ड, कब ये फॉर्म्ड हुआ था? ये जो 20th सेंचुरी थी उसके स्टार्ट में ये जो सिस्टम था डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, ये इस टाइम पे ये फॉर्म्ड हुआ था। द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सो एन एंड टू हिज सिस्टम, और ये जो 20वीं जो शताब्दी है इसके एंड में, इसके अंत आते आते, इस शताब्दी के ख़त्म होते होते ये जो सिस्टम है वो अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 1994 की। तो ऑलमोस्ट ये जो हमारी ये 20वीं शताब्दी ख़त्म होने को जा रही है। ये जो स्टार्ट हुआ था ये 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट हुआ था, और 20वीं शताब्दी का अंत होते होते सिस्टम का भी अंत होता जा रहा है। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वो क्या बात करते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं करेज के ऊपर, कि जो करेज होता है वो क्या होता है। तो ही एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेज, वो करेज का मतलब बताते हैं कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू विन इट, कि ये जो करेज है वो ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता है, किसी चीज़ से आप डरते ही नहीं हो, आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ये कोई साहस नहीं होता है। साहस क्या होता है कि जिन भी चीज़ों का डर आपके अंदर है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डराती हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम कैसे जीत हासिल करें, और उन सब चीज़ों को हम कैसे हम पाएँ, तो वो क्या है, वो असली करेज होता है। He talked about the strength of those men and women who stood against this discrimination and shows tremendous courage, कि वो उन सब लोगों के साहस के बारे में बताते हैं, उन सब औरतों के, उन सब जो भी उनके संग जो भी मेन थे उन सब के बारे में बताते हैं कि वो बहुत साहसी थे, उन्होंने ट्रिमेंडियस करेज उधर दिखाया था। जो वो उन्होंने स्टैंड लिया था, किस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लिया था? उन्होंने स्टैंड लिया था जो भी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए, और उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, सपोर्ट किया सारी चीज़ों को, और आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ख़त्म हो चुका है अब।
तो नेक्स्ट वो हेट के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, and they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान जब वो जन्म लेता है तो कोई भी इंसान नफ़रत के साथ जन्म नहीं लेता। तो जब वो जन्म लेता है उसके मन में कुछ भी नहीं होता। नफ़रत या कुछ भी किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को वो हेट नहीं करता। किस चीज़ के बेसिस पे? किसी भी कलर के बेस पे, उनके स्किन टोन के कलर के बेस पे और उनके बैकग्राउंड के बेस पे या फिर उनके रिलीजन के बेस पे। तो कोई भी ऐसा इन सब चीज़ों को नफ़रत के साथ लेके जन्म नहीं लेता कोई भी इंसान। तो हर एक इंसान को क्या होता है कि यहीं पे सिखाया जाता है नफ़रत करना। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं इनसे दूर रहो या फिर इस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें सारी ये जो हेट है, ये जो नफ़रत है, ये सिखाई जाती है किसी भी इंसान को, उसके साथ वो जन्म नहीं लेता है। तो वो आगे बोलते हैं कि अगर हम नफ़रत सिखा सकते हैं और नफ़रत इंसान सीख सकता है, तो वो प्यार भी सीख सकता है और प्यार तो और भी ज़्यादा नेचुरली हमारे अंदर है। तो वो ज़्यादा अच्छे से और वो ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। तो नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वो बोलते हैं कि इवन इन द grimmest time in prison, when my comrades and I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it is enough to reassure me and keep me going. तो वो क्या बोलते हैं कि जब वो टाइम था, कौन सा टाइम, कि मैंने आपको शायद बताया हो स्टार्टिंग में या फिर नहीं बताया हो, मुझे ध्यान नहीं है, कि ये नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 ईयर जेल में बताए थे। तो वो उसी टाइम की अभी बात कर रहे हैं कि जब वो जेल में हम थे, वो जो टाइम था जिस टाइम हम जेल में थे। तो जब भी मेरे जो साथी थे जेल में और मुझे जब भी पुस्ट किया जाता था, इधर वर्ड का यूज़ आया है पुस्ट टू अवर लिमिट, कि जब हमारी जो लिमिट थी बर्दाश्त की वो ख़त्म हो जाती थी, हमको मारा जाता था, पीटा जाता था। तो क्या होता था कि आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड, कि जो वहाँ पे गार्ड थे, तो उस टाइम पे जब हमको मारा पीटा जाता था, ठीक है, उस हद तक कि जब हमारी सीमा बर्दाश्त करने की ख़त्म हो जाती थी, तो उनमें से किसी एक गार्ड में मुझे सिंपैथी दिखती थी, मुझे प्यार की छोटी-सी एक झलक दिखती थी हम लोगों के लिए। तो हालाँकि वो एक बहुत छोटे ही क्षण के लिए, थोड़े से क्षण के लिए होती थी, लेकिन वो मेरे लिए इनफ थी। वो मेरे लिए ये चीज़ समझने के लिए बहुत थी कि अभी भी ऐसा नहीं है कि सबके मन में हेट ही है। तो प्यार के लिए थोड़ी-सी जगह अभी भी इंसानों में है, थोड़ी-सी मानवता, थोड़ी-सी ह्यूमैनिटी अभी इंसानों में है, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत थी। इस चीज़ को शुरू करने के लिए, किस चीज़ को, जो भी इन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल जो शुरू किया था, उस चीज़ को शुरू करने के लिए, ठीक है? और उस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो मेरे लिए छोटी-सी जो झलक थी वो पर्याप्त थी। तो नेक्स्ट वो बोलते हैं आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो क्या बोलते हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि आज़ादी की भूख के साथ मैं पैदा हुआ था, कि जब मैं पैदा हुआ था मुझे कोई भी आज़ादी की भूख नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आज़ाद हूँ उन सब चीज़ों को करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ और जितना मैं जानता हूँ। तो मेरे को ये था कि उस टाइम मैं आज़ाद हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों का पता नहीं था। वो बात कब की कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अपने बचपन की। तो वो आगे बोलते हैं फ्री टू रन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आज़ाद था खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, जो मेरी मदर की जो एक हट थी छोटी-सी, उसके आस-पास खेलने के लिए, ठीक है? और ये पानी में तैरने के लिए, जो भी चीज़ मैं बचपन में करना चाहता था, उन सब चीज़ों के लिए आज़ाद था। तो ऐसा नहीं था कि मैं जन्म मैंने लिया था एक हंगर के साथ, जो मेरी आज़ादी की हंगर थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज़ आई नॉट फ्री, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो वो क्या बोलते हैं कि लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जो आज़ाद नहीं हूँ, जो इन सारी चीज़ों से बाधित हूँ, कि जो मेरे पास ही, केवल ऐसा नहीं कि मेरे पास ही आज़ादी नहीं है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने देखा कि मेरे ब्रदर्स थे, मेरे सिस्टर्स थे, वो भी आज़ाद नहीं थी।
तो वो क्या बोलते हैं आगे, वो बोलते हैं कि ये केवल मेरी ही आज़ादी की बात नहीं थी, बात थी उन सारे लोगों की जो मेरे अपने लोग थे, जो मेरी अपनी कम्युनिटी थी, जो मेरा अपनी कंट्री थी, मेरे अपने लोगों की, वो सबकी बात थी, सबकी ही आज़ादी की बात थी। तो आगे वो क्या बोलते हैं, दैट आई व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि जब मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, एंड दैट इट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। ये क्या बोलते हैं कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की तो उस टाइम क्या था, मेरी छोटी सी जो आज़ादी की भूख थी, मेरी अपनी आज़ादी की जो भूख थी, वो एक बड़ी आज़ादी की भूख में बदल गई पूरे देश के लिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना है, इस चैप्टर में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में जाना है। नेल्सन मंडेला की जो स्पीच थी, जो उन्होंने अपने इनॉग्रेशन डे पे दी थी, उसके बारे में हमने जाना है। उसके साथ साथ हमने क्या जाना फिर, उसके साथ उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई, अपने नेशनल एंथम को लेके जो चीज़ें बताई, उसके साथ साथ उन्होंने किस चीज़ को लेके बताई, उन्होंने एक हेट जो था, नफ़रत जो थी, उन चीज़ों को लेके बताई। अपनी जो आज़ादी नहीं थी उस चीज़ को लेके बताई। और जो उन्होंने इलेक्शन जो जीता था, कौन सी पार्टी से लड़ा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वो मेंबर बने थे, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी लाइफ एक्सपीरियंस बताए हैं। तो हमने कंप्लीट समरी इस चैप्टर की कर ली है। आई थिंक कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से इस चैप्टर को आपको समझा पाऊँ। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट सेकंड में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस बने रहिए, मिलते हैं आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।